नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन क्या आप उन लोगों को याद करना चाहेंगे जिनके घर इस आज़ाद भारत में बिना किसी सुनवाई और दोष सिद्धि के गिरा दिए गए? क्या आप उन लोगों की जगह खुद को रखकर सोचना चाहेंगे कि उन्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा? घर घर तिरंगा अभियान के लिए वे भी अपने घरों की छत पर तिरंगा लहराते, मगर अब तो उनका घर ही छिन गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। इन टूटे बिखरे घरों को देखकर आप किस आज़ाद भारत की कल्पना कर रहे हैं? क्या उस आज़ाद भारत की जहां बुलडोज़र को इंसान से ज़्यादा आज़ादी मिल गई है? इन तस्वीरों के पीछे स्क्रोल की वेबसाइट पर ज़फ़र आफ़क की रिपोर्ट चल रही है कि 1 महीना पहले तक यहाँ ज़िंदगी गुलजार थी, अब यहाँ शमशान की सी हालत है। 6 अगस्त से बुलडोज़र ने कहर ढाना शुरू कर दिया। 1.5 किलोमीटर के इलाके में होटल से लेकर छोटी दुकानें, खोमचे और मकान सब गिरा दिए गए। एक ही झटके में फुटपाथ पर सामान बेचकर गुजारा करने वाले 200 लोगों की कमाई का जरिया छिन गया। उनके खोमचे मिट्टी में मिला दिए गए। किसी को 50,000 का नुकसान हुआ तो किसी का घर ही चला गया। जिनके खोमचे तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गईं और घर गिरा दिए गए, क्या उनकी दंगों में कोई भूमिका थी? प्रशासन अपनी कार्रवाई को अतिक्रमण के खिलाफ बताता है, दंगों से नहीं जोड़ता। स्क्रोल के रिपोर्टर ने लिखा है कि 50 किलोमीटर के इलाके में बुलडोज़र ने तबाही मचाई है। अदालत में ही प्रशासन को बताना है कि कितने घर और दुकानें गिरा दी गई हैं। मीडिया में यह संख्या 1208 इमारतों से लेकर 500 तक बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत हरियाणा सरकार ने जिन घरों को बनाया था, उन्हें भी तोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर अपराधियों की अब खैर नहीं। जो भी व्यक्ति अपराध करता है, कोर्ट उसे सज़ा तो देता ही है, साथ ही मामा ब्याज भी देता है, बुलडोज़र चलवा देता है। यह एक मुख्यमंत्री की भाषा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। बुलडोज़र ब्याज हो गया है। एक दिन बुलडोज़र ब्याज की जगह मूल हो जाने वाला है, बल्कि हो भी गया है। इसी हफ्ते खबर आई कि गांधी के बनाए गुजरात विद्यापीठ में सर्वधर्म प्रार्थना रोक दी गई और बनारस के राजघाट स्थित महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सर्व सेवा संघ भवन को 12 अगस्त के दिन बुलडोज़र से गिरा दिया गया। लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि मीडिया सुन ले, कोर्ट सुन ले, प्रशासन सुन ले, सरकार सुन ले, मगर बुलडोज़र ना आदमी को पहचानता है ना गांधी को। उसने यह इमारत गिरा दी। उसके पहले यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुरानी किताबें इस तरह से ज़मीन पर फेंक दी गईं, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। इसका विरोध करने पर सर्व सेवा संघ के संयोजक राम धीरज समेत दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया था। अब इन किताबों का क्या होगा, कोई नहीं जानता। गांधी की इस इमारत के साथ जो हुआ, उसका दर्द सरकार के भीतर बैठे लोगों को तो नहीं ही हो रहा होगा। आज के भारत ने बुलडोज़र को कितनी आज़ादी है, इंसान को कितनी कम। हमारा आज का वीडियो प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर नहीं है, क्योंकि हमने इसकी रिकॉर्डिंग 14 अगस्त को कर ली थी, मगर उनके पुराने भाषणों और पिछले हफ्ते आई CAG की रिपोर्ट की चर्चा करना चाहते हैं। 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की चर्चा ज़रूर करते हैं। 2016 में नोटबंदी लाई गई तो उसके अगले साल 15 अगस्त 2017 को भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत कम हुई। इतना ही कहा गया कि नोटबंदी आई जिससे भ्रष्टाचार रोका गया। नोटबंदी के 3 साल बाद 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मिशन में जो भी रुकावट बनकर आ रहे हैं, हमने उनकी छुट्टी कर दी है। 2019 के 3 साल बाद 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। 2016 से 2022 तक आते आते वे ये बात करने लग गए कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह घुस गया है। हर भाषण में वे भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा ऐलान करते हैं, मगर इस साल तो उनके ऐलान का बड़ा इम्तहान हो गया। केवल CAG की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं,
अमेरिका से लौटकर प्रधानमंत्री एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं, उसके कुछ दिनों के भीतर एनसीपी बीजेपी सरकार में शामिल हो जाती है। जिस अजीत पवार पर बीजेपी के नेता सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाया करते थे, जेल भेजने की बातें करते थे, उन्हें महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अमित शाह कहते हैं कि अब अजीत पवार अपनी सही जगह पर हैं। आखिर प्रधानमंत्री कैसे खुद को भ्रष्टाचार की लड़ाई का नेता घोषित कर देते हैं? और अमित शाह के अनुसार वो सही जगह का मतलब क्या है? क्या खुद को भ्रष्टाचार के तमाम संदेहों से इस तरह से प्रधानमंत्री ऊपर कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो उनके 70,000 करोड़ के आरोप के तुरंत बाद वही पार्टी उनकी पार्टी की सरकार में कैसे शामिल हो सकती है? उन्हें थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। केवल यही एक उदाहरण नहीं है। हम द्वारका एक्सप्रेसवे पर सीएजी की रिपोर्ट की बात करने वाले हैं, मगर इसी साल कर्नाटका में क्या हुआ? भ्रष्टाचार से लड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी को हार से नहीं बचा सके। वहां उनकी पार्टी के नेताओं पर, मंत्रियों पर 1 साल पहले से रिश्वत मांगने के आरोप लग रहे थे, मगर ईडी की कार्रवाई की खबर नहीं आई। कांग्रेस ने चुनाव में मुद्दा बना दिया 40% कमीशन का और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को हरा दिया, क्योंकि उस चुनाव में बीजेपी की तरफ से वही चेहरा थे। रोड शो भी उन्हीं का हुआ करता था। उनके साथ बीजेपी के नेता रोड शो में होते थे या नहीं, आप रोड शो का पुराना वीडियो निकालकर देख लीजिए। कर्नाटका में ठेकेदारों ने तब प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे थे, विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ कि रिश्वत मांग रहे हैं, मगर किसी के घर ईडी ने दस्तक दी हो, आप पता कर सकते हैं। बीजेपी के नेता ईश्वरप्पा पर कमीशन मांगने के आरोप लगाए गए। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में फोन कर कहा कि पार्टी में आप जैसे कार्यकर्ता होने चाहिए, वे दूसरों के लिए रोल मॉडल के समान हैं। ईश्वरप्पा पर जिस ठेकेदार ने कमीशन मांगने के आरोप लगाए थे, उसने खुदकुशी कर ली थी। इस 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर भाषण दिए ही होंगे, क्योंकि उनकी सरकार ने 9 अगस्त को करप्शन क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया का उदाहरण दिया था। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के नेताओं पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों पर उस तरह से तटस्थ क्यों नजर नहीं आते हैं, जिस तरह से वे विपक्षी दलों को लेकर आक्रामक नजर आते हैं। बात यह है कि हर 15 अगस्त को भ्रष्टाचार का जिक्र करना क्या औपचारिकता भर है? अगर यह युद्ध है तो फिर इस युद्ध में बीजेपी से हाथ मिलाने वाले नेता या दल हाथ मिलाने भर से ईमानदार कैसे हो जाते हैं? दूर जाने पर भ्रष्टाचारी कैसे हो जाते हैं? अब देखिए, अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन क्विट इंडिया का नारा दिया। इसी अगस्त में सीएजी की कुछ रिपोर्ट आई हैं, जो दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर अयोध्या में विकास के नीचे भ्रष्टाचार के संकेत दे रहे हैं। सीएजी ने कहा है कि अयोध्या में ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। हम पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली से गुरुग्राम के बीच 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत बहुत ज्यादा है। यह तस्वीर द्वारका एक्सप्रेसवे की है। 7,287 करोड़ की यह परियोजना है। इसे 4 प्रोजेक्ट में बांटा गया है। सभी को 2020 से लेकर 2022 के बीच पूरा हो जाना था। मार्च 2023 तक इन सभी प्रोजेक्ट में 60% से लेकर करीब 99% के बीच वास्तविक प्रगति हासिल की गई है। इसके लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने एक रेट तय किया था। 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत होगी, मगर असल में लागत पहुंच गई 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। प्रधानमंत्री को तुरंत जवाब देना चाहिए था कि 1 किलोमीटर की लागत 18 करोड़ रुपए तय हुई थी, तो यह 13 गुना से भी अधिक बढ़कर 250 करोड़ रुपए कैसे हो गई? प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन क्विट इंडिया का नारा दिया है, कम से कम इस पर ही तुरंत प्रतिक्रिया आ जानी चाहिए थी। उससे पहले सरकार को जांच बिठा देनी चाहिए थी, ईडी के अफसरों का छापा पड़ जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 18 करोड़ की लागत की जगह 250 करोड़ हो जाए, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है? सीएजी ने यह भी कहा कि बिना किसी व्यापक और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ही द्वारका एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई। 11 जुलाई 2022 को नितिन गडकरी एक ट्वीट करते हैं, जिसमें वे द्वारका प्रोजेक्ट को प्रगति का एक्सप्रेसवे कहते हैं। बिना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ही इसे मंजूरी दी जाती है। क्या इस तरह से मोदी सरकार में काम हो रहा है?
यह मामूली आरोप नहीं है। सीएजी की एक और रिपोर्ट आई है कि एनएचएआई ने टोल टैक्स के रूप में आम जनता से 154 करोड़ रुपए वसूले, जो नियमों के अनुसार सही नहीं थे। सवाल है कि ये पैसे किसकी जेब में गए? इनसे केवल जनता का नुकसान नहीं हुआ, एनएचएआई को भी हुआ। यह केवल 3 टोल प्लाजा की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री अक्सर दावा करते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी गई है। लोगों के पैसे सीधे खाते में पहुंचते हैं और इससे 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होती है। किस आधार पर इतनी बचत का ऐलान किया जा रहा है? सरकार को बताना चाहिए और प्रेस को पूछना चाहिए कि क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 2 लाख करोड़ का कोई घोटाला हुआ था? कोई तो आधार होना चाहिए इस दावे का, मगर कोई पूछता नहीं। बस ये संख्या बार बार दोहराई जाती है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही है। लेकिन इसी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता है। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो आयुष्मान योजना पर सीएजी की रिपोर्ट देखिए। आयुष्मान योजना के तहत 7.5 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका फोन नंबर एक ही है, 999-999-9999। केवल यही नहीं, केवल करीब 1,40,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें 10 बार 8 वाले नंबर से जोड़ा गया है। 90,000 लाभार्थी के आगे 9 शून्य हैं। 20 फोन नंबर ऐसे हैं जिनसे 10,000 से लेकर 50,000 लाभार्थियों को जोड़ा गया है। यह योजना गरीबों के लिए है, मगर पाया गया है कि ऐसे लोग भी हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं, जिन्हें सरकार पेंशन देती है और वे गरीब नहीं हैं। कौन इतनी मेहनत कर सकता है कि एक ही नंबर 7.5 लाख लोगों के नाम के आगे डालता चला जाए? क्या यह जालसाजी है, भ्रष्टाचार है? सरकार बताए। यह अजीब घोटाला लगता है। क्या इस तरह से इस योजना को लागू किया जा रहा है? प्रधानमंत्री इस योजना का बहुत प्रचार करते हैं। 5 साल से यह योजना चल रही है, फिर ऐसी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? उसी तरह से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने केंद्र सरकार की अयोध्या विकास परियोजना में भी कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपने देखी होगी। सीएजी ने कहा है कि ठेकेदारों को करीब 20 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया है। यह गुप्तार घाट का प्रोजेक्ट है। तस्वीरों से पता चलता है कि काफी कुछ बन गया है। गुप्तार घाट फैजाबाद और अयोध्या शहर से अलग गैर आवासीय आबादी वाला इलाका है। सीएजी ने लिखा है कि अयोध्या के गुप्तार घाट में काम को 14 हिस्सों में बराबर बराबर बांटा गया और अलग अलग निजी ठेकेदारों को काम दिए गए। लेकिन सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों की बोलियों और दरों के तुलनात्मक विश्लेषण करने में उचित सावधानी नहीं बरती। एक ही तरह का काम है, मगर अलग अलग ठेकेदारों को अलग अलग रेट पर काम दिया गया है। इस कारण 19 लाख रुपए बच सकते थे, वो खर्च हो गए। खुद राज्य सरकार ने 3 ठेकेदारों का जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया था, फिर उसे जीएसटी पंजीकरण के लिए 19 लाख रुपए दे दिए गए। कैग ने साफ साफ कहा है कि ठेकेदारों को उस काम के लिए पैसे दिए गए जो हुए ही नहीं थे। तो ये हाल है उस अयोध्या की। क्या राम के नाम पर यह सब हो रहा है? सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। मगर यह पहली रिपोर्ट नहीं है। आपको याद होगा दिसंबर 2021 में इंडियन एक्सप्रेस की खोजी रिपोर्ट आई थी, श्यामलाल यादव और संदीप सिंह की। इस रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम पर अयोध्या में जमीनें खरीदी जा रही थीं, खासकर उस ट्रस्ट की जमीन जिसके खिलाफ जांच चल रही थी। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दिखाया गया कि अयोध्या में विधायक से जुड़े ट्रस्ट, उनके रिश्तेदार जमीन खरीद रहे हैं। अधिकारियों के रिश्तेदार भी इस काम में शामिल हैं। अधिकारियों ने इनकार किया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष ने जांच की मांग की। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि आस्था, लालच और अवैध जमीन खरीद सब साथ साथ चल रहे हैं। दिल्ली और यूपी में न कोर्ट को नजर आ रहा है न सरकार को, लेकिन भगवान राम अवश्य ही चिंतित होंगे। उस साल जून के महीने में भी अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर खूब सवाल उठे थे। किस तरह से सरकारी दर से दोगुने कम दाम पर खरीदकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई जमीनें और मुनाफा कमाया गया। तब ट्रस्ट ने अपनी तरफ से कह दिया कि उनकी अपनी जांच में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। ईडी की तो कोई जांच नहीं हुई, ट्रस्ट ने खुद ही जांच कर फैसला दे दिया। न्यूज लॉन्ड्री के बसंत कुमार और आयुष की भी रिपोर्ट थी कि बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदारों ने मंदिर क्षेत्र के करीब की जमीन
20 लाख में खरीदी और 3 महीने के भीतर 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी, 12 गुना मुनाफा कमाया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट थी कि कथित रूप से सर्किल रेट से कम दाम पर जमीन खरीदी गई और ट्रस्ट को अधिक दाम पर बेची गई। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। अयोध्या को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आई है। आप इसके साथ साथ 2021 में आई इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट भी देखिए, फिर पूछिए कि जब ऐसे आरोप लगे तब किसी जांच एजेंसी ने जांच की या फिर मंदिर ट्रस्ट के खंडन को ही जांच का फैसला मान लिया गया। 2021 के बाद से अयोध्या में इस तरह से सवाल मीडिया की रिपोर्ट से लगभग गायब होने लगे। सीएजी की रिपोर्ट के बाद फिर से वापस चर्चा में आ गए हैं। करप्शन क्विट इंडिया एक नारा भर है। नोटबंदी से भी भ्रष्टाचार जाने वाला था। अब नोटबंदी के 7 साल बाद भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर फिर से एक नया नारा आ गया है। उधर इन नारों को घर घर लगाने वाले टमाटर खरीदने की लाइन में लगा दिए गए हैं, जहां वे चुपचाप टमाटर खरीदते हुए देखे जा सकते हैं। नोटबंदी के बाद से जनता लाइन मिस कर रही होगी, इसलिए टमाटर ने लाइन में लगने का मौका दिया है। हाउसिंग सोसाइटी के लोग टमाटर के लिए लाइन में लग रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं। गरीब लोगों का क्या होगा जब हाउसिंग सोसाइटी के लोग 2-2 घंटे लाइन में लगेंगे टमाटर के लिए? यह उस भारत के लिए अच्छा नहीं है जो इनके हिसाब से सुपर पावर और विश्वगुरु बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है। कितने धीरज के साथ नोएडा के ये लोग इस लाइन में लगे हुए हैं, जैसे अब सारी चिंताएं मिट गई हैं, बस एक टमाटर की कमी रह गई है। भारत सरकार द्वारा यहाँ टमाटर की बिक्री हो रही है, 90 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। वैसे टमाटर का दाम बाजार में 200 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो बताए जाते हैं। कई हफ्तों से जनता महंगा टमाटर खा रही है। भारत सरकार की इस योजना से कितने लोगों को सस्ता टमाटर मिला, किसे पता है? संसद में कोई पूछेगा तो सरकार बताएगी कि अभी तक कितना किलो टमाटर बेच चुकी है, और यह सुविधा दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए है या पूरे देश के लिए। टमाटर वितरण का एक निश्चित समय है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। हर लाइन बुरी नहीं होती है, कम से कम इस लाइन के कारण टमाटर तो इन्हें सस्ती मिल जा रही है। जुलाई महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.81% से बढ़कर 7.44% हो गया। उसके अलावा जुलाई महीने में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई जून में 4.49% से बढ़कर 11.5% हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है कि जुलाई महीने में शाकाहारी थाली 28% महंगी हो गई। इसमें 20% योगदान अकेले टमाटर का है। प्याज भी 16% महंगा हुआ और आलू 6%। जुलाई में आपकी कमाई तो नहीं बढ़ी होगी, लेकिन इसी तरह से बारी बारी से महंगाई आती रहती है और आपकी जेब खाली करती रहती है। प्रधानमंत्री के भाषणों का भारत एक ऐसा भारत है जहां केवल उपलब्धियां हैं, जश्न हैं। आपको जोर जोर से बताया जाता है कि भारत में आयकर भरने वालों की संख्या बढ़ गई है, मगर यह बात धीरे से बताई जाती है कि असल में टैक्स भरने वालों की संख्या में काफी कमी आ गई है। बिजनेस लाइन की यह रिपोर्ट देखिए। टैक्स के नाम पर पैसा जमा करने वाले लोगों की संख्या 2020 में 3.57 करोड़ थी, मगर 2023 में घट गई, 2.23 करोड़ रह गई। यानी असल में टैक्स जमा करने वालों की संख्या घट गई। लोगों की कमाई घटी होगी या बंद हो गई होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। मगर आपको बताया जाता है कि 2023 के वित्त वर्ष में 7.4 करोड़ लोगों ने आयकर भरा। यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले काफी बढ़ गई, लेकिन यह वो संख्या है जिसमें से 70% लोगों ने केवल 0 टैक्स भरा है। आजादी का दिन है, सवाल पूछने का दिन होना चाहिए। उसी से पता चलेगा आपके पास कितनी आजादी है। जो जिस हाल में है उसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। दिल बढ़ाकर एक दूसरे को गले लगाइए। उस लाउडस्पीकर की तरफ कान मत दीजिए जिससे नफरत की आवाजें आती हैं। नफरत की भाषा बोलने वाले गोदी मीडिया से दूर रहा कीजिए। गोदी मीडिया से जब तक आप आज़ाद नहीं होंगे, आप आज़ादी का जीवन नहीं जी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले चैनलों को रेगुलेट करने के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के नियम प्रभावी नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि बेहतर और प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। इन पर जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो काफ़ी कम है। 2008 के हिसाब से 1 लाख का जुर्माना लगाया जा रहा था, मगर अब मुनाफे के अनुपात में जुर्माना होना चाहिए। अगर आज आप आज़ादी के अवसर पर लड्डू या जलेबी या आइसक्रीम खा रहे हैं तो उस वक्त गोदी मीडिया ज़रूर बंद कर दीजिए, मिठास का पता नहीं चलेगा।
भारत पर गर्व करने के लिए वाकई में हजार चीजें हैं, मगर आप इसके गोदी मीडिया पर गर्व कभी नहीं कर पाएंगे। खुद से एक बार यह सवाल करके देख लीजिए कि आपको गोदी मीडिया पर गर्व होता है। आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।